हेलो दोस्तों, आज हम लव विदाउट लिमिट्स का 13वां भाग लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ईशान मुस्कुराते हुए बोला, नो रोनी, शी इज नॉट जस्ट अ मॉडल, शी इज माई गर्ल, शी है समथिंग मैजिकल। I want to meet her। रोनी के लाख रोकने पर भी ईशान बैंक स्टेज के तरफ चला जाता है। एनी और मिश्का आपस में बातें कर ही रहे थे जब किसी ने उनके रूम डोर पर नॉक किया। एनी झट से अपनी फाइल उठा रूम खोलती है। सामने खड़े शख्स को देख एनी घबराते हुए बोली, सर आप यहाँ। I mean, ईशान उसे हाथ दिखा इशारे से शांत रहने को बोलता है। एनी चुप हो जाती है। तभी ईशान के कानों में एक प्यारी आवाज पड़ी, कौन है एनी? आवाज सुन ईशान समझ चुका था कि अंदर मिश्का ही है। ईशान एनी के बैच पर लिखे उसके नाम को पढ़ बोला, मिस एनी, कैन आई मीट मॉडल नंबर 08? एनी हड़बड़ाते हुए बोली, श्योर सर, प्लीज कम। एनी के बोलते ही ईशान रूम के अंदर चले आता है। किसी लड़के को अपने रूम में आता देख मिश्का अपनी चेयर से उठ गई। मिश्का को देख ईशान एक बार फिर स्पीचलेस हो चुका था। मिश्का बोली, यस। मिश्का की आवाज सुन ईशान अपने होश में आते हुए बोला, वो मैं आपके फाइनल राउंड का टिकट लेकर आया था। ये रहा, आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाइड हो। मिश्का ईशान के हाथ से टिकट लेते हुए, रियली थैंक यू सो मच मिस्टर, बोलते हुए वो रुक जाती है। ईशान अपने हाथ आगे कर बोला, ईशान मेहरा। और आप? ईशान का नाम सुन मिश्का एक पल रुक उसे देखती है, फिर अपने हाथ आगे कर बोलती है, नाइस टू मीट यू मिस्टर मेहरा, आप मुझे मिश्का बुला सकते हैं। ईशान मुस्कुरा देता है। वो अब भी मिश्का का हाथ थामे खड़ा था। मिश्का गला साफ करते हुए बोली, आई थिंक मुझे नेक्स्ट राउंड की तैयारी करनी चाहिए। ईशान मिश्का के हाथ को छोड़ बोला, हाँ बिल्कुल, फिर मिलते हैं। मिश्का मुस्कुराते हुए, श्योर, जरूर मिलते हैं। ईशान चला जाता है। वहीं उसके जाते ही मिश्का मन ही मन खुश होते हुए खुद से बोली, अपने किए पर पछताने के लिए तैयार हो जाए मिस्टर आर्यन। नेक्स्ट राउंड शुरू होता है। पीच कलर का लहंगा विथ क्रिस्टल वाइट ज्वेलरी पहने मिश्का बेहद खूबसूरत किसी अप्सरा जैसी दिख रही थी। जहां पिछले 2 राउंड में मिश्का काफी चुलबुली और ग्लैमरस दिख रही थी, वहीं इस राउंड में वो बेहद नाजुक और एलिगेंटली कभी नजरें उठा तो कभी नजरें चुरा सभी को देख मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रही थी। उसका ड्रेस के साथ अपनी अदा में बदलाव लाना सभी को बेहद पसंद आता है। वहीं इस भीड़ में कोई और भी था जिसके चेहरे पर मिश्का को इस ड्रेस में देख बड़ी सी स्माइल आ खिली थी। वो इंसान ईशान मेहरा तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मिश्का को इस ड्रेस में देख ईशान का मुंह बन चुका था। वो ड्रेस की थ्रेडिंग और बनावट देखते ही समझ चुका था कि ये ड्रेस आर्यन एंटरप्राइजेस की है। ये ड्रेस उसकी कंपनी की डिज़ाइन बिल्कुल नहीं थी। तीसरा राउंड खत्म हुआ। ज्यूरी मेंबर मिश्रा को विनर अनाउंस कर देते हैं, जिसके बाद मिश्का पूरी तरह मीडिया से घिर जाती है। ईशान को मिश्का से बात करने का मौका ही नहीं मिलता। ईशान मिश्का की असिस्टेंट एनी से मिलने चाहता था पर एनी भी उसे कहीं नहीं मिलती। ईशान गुस्से में केबिन डेस्क पर अपने हाथ मारते हुए बोला, आई विल मेक श्योर कि मिश्का से तुम्हारा कोई कनेक्शन न हो। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम हर मिस्टर अधिराज आर्यन। शी इज माई गर्ल। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम हमारे बिजनेस मैटर में उसे यूज करो। वहीं मिश्का काफी देर मीडिया के बीच फंसे रहने के बाद कुछ गाइस की हेल्प से बाहर निकल आई।
खुशी के बीच उसे ये तक ध्यान नहीं रहा कि वो किन लोगों के साथ जा रही। गार्ड्स उसे एक कार में लाकर बिठा देते हैं। कार जल्दी ही मिश्का को उसके होटल तक ड्रॉप कर देती है। रिसेप्शनिस्ट मिश्का को देख मुस्कुराते हुए बोली, कंग्रेचुलेशंस मैम। मिश्का भी स्माइल के साथ उसे जवाब देती है, थैंक यू, प्लीज मुझे रूम की दे दीजिए। ये सुन रिसेप्शनिस्ट थोड़ी उदास होते हुए बोली, एक्चुअली मैम, आपके रूम में कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, जिस वजह से हमने आपका रूम चेंज कर दिया है। डोंट वरी, हमने आपको पहले के भी कहीं ज़्यादा बेहतर रूम दिया है। मिश्का को ये काफ़ी नॉर्मल लगा, इसलिए वो स्टाफ मेंबर के साथ अपने नए रूम के तरफ बढ़ जाती है। रूम के अंदर आते ही मिश्का एक पल को हैरान थी, क्योंकि ये रूम उसके घर वाले रूम से काफ़ी मिलता जुलता सा था। बेशक ये उसके रूम से थोड़ा छोटा था, पर काफ़ी हद तक उसके घर वाले रूम जैसा ही था। मिश्का स्टाफ से पूछती है, आप श्योर हो मुझे यही रूम दिया गया है? स्टाफ हाँ में जवाब देकर वहां से चला जाता है। मिश्का गेट लॉक कर फ्रेश होने चली जाती है। शाम हो चुकी थी। मिश्का फ्रेश होकर बिना कुछ खाए पिए गहरी नींद सो रही थी। हाथों में अधिराज की शर्ट थॉमे वो बड़े प्यार से उसके ऊपर सिर रख सो रही थी। आज न ही तो कोई उससे मिलने आया, न ही किसी ने उसे कॉल किया था। मिश्का गहरी नींद में थी जब अधिराज काम खत्म कर रूम में आया। मिश्का को अपनी शर्ट पकड़ सोता देख उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। आज कई दिनों बाद वो मिश्का को इतने करीब से देख रहा था। मिश्का को देखते हुए अधिराज खुद से बोला, किसी ने सही कहा है, रूह का सुकून है इश्क, और मेरी शोर भरी जिंदगी का इकलौता सुकून हो तुम। बोलते हुए अधिराज मिश्का को निहारे जा रहा था। अचानक मिश्का को देखते हुए उसे मिश्का के साथ बिताया आखिरी पल याद आने लगे। उसके मन में मिश्का के करीब जाने की तलब सी उठने लगी। अधिराज अच्छे से जानता था मिश्का इस वक्त उससे कितनी नाराज है, फिर भी उसे उसके करीब जाने का रिस्क उठाना था। अधिराज अपनी टाई और शर्ट के बटन लूज कर मिश्का को पीछे से अपनी बाहों में भर सो जाता है। नींद में मिश्का को भी अधिराज की मौजूदगी बहुत सुकून दे रही थी। सोते हुए उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। अधिराज धीरे से उसके टी शर्ट में होंठ घुसा उसकी बॉडी को सहलाता है। उसके होंठ मिश्का के पेट को सहलाते हुए ऊपर के तरफ बढ़ रहे थे। मिश्का को जैसे ही अपनी बॉडी पर हाथों के चलने का एहसास होता है, वो झट से उठकर बैठ जाती है। मिश्का पलट कर देखती है तो अधिराज बड़े आराम से अपने सिर के नीचे दोनों हाथ लगा लेटकर उसे ही देख रहा था। अधिराज को देख मिश्का का पारा 7वें आसमान पर चढ़ चुका था। अधिराज आगे बढ़ मिश्का के करीब आने लगता है। ये देख वो अधिराज को गुस्से से घूरते हुए चिल्लाई, दूर दूर, बिल्कुल दूर, हिम्मत भी कैसे हुई आपकी मेरे करीब आने की। अधिराज मिश्का को एक पल देख मुस्कुराकर एक बार फिर उसके तरफ बढ़ते हुए उसके हाथों को टच करता है। मिश्का अधिराज के हाथों को झटकते हुए गुस्से में बोला ना दूर रहिए, वरना मारकर सिर तोड़ दूंगी। अधिराज अपनी मुस्कुराहट कंट्रोल कर मिश्का को हैरानी से देखते हुए बोला, नाराज हो? मिश्का अब भी गुस्से में गुर्राते हुए बोली, क्यों नहीं होना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। अधिराज मिश्का को समझते हुए, बटरफ्लाई, एक बार मेरी बात तो सुन लो यार, कुछ जरूरी था इसलिए। इससे पहले कि अधिराज आगे कुछ और बोलता मिश्का उसे आंखों से गुस्से वाला लुक देती है, जिसे देख अधिराज बोलते बोलते चुप हो जाता है। ये पहली बार था कि अधिराज किसी के सामने हार मान रहा हो। मिश्का आंखों में गुस्सा और आंसू लिए बोली, ऐसा भी क्या जरूरी था राज,
जो आपको मुझे एक बार बताना तक जरूरी नहीं लगा। सारी गलती मेरी है, जो आप पर इतना भरोसा किया, सब कुछ भूल कर आपकी होने चली आई, मिश्का बोले जा रही थी। वहीं अधिराज मुंह बना मिश्का से बोलता है, सॉरी, अब से कभी नहीं करूँगा। गलती हो गई। उस रात तुम्हें इतना खुश देख हिम्मत ही नहीं हुई कि तुम्हें छोड़कर जाने की बात करूं। मिश्का गुस्से में ताली बहते हुए बोली, वाओ, हिम्मत नहीं हुई आपकी, वाइफ हूं मैं आपकी राज, पर जिस हालत ने आप मुझे छोड़कर चले आए थे, मैं किसी प्रोस्टिट्यूट से कम फील नहीं कर रही थी, जिसे बस एक रात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिश्का के लफ्ज़ सुन अधिराज गुस्से में मिश्का पर चिल्ला उठा, मिश्का। अधिराज की आवाज़ सुन मिश्का एक पल को डर गई। फिर अगले ही पल वो हिम्मत कर बोली, दूसरों पर चिल्लाने के अलावा आप और कर भी क्या सकते हैं? बुरे ही नहीं, बहुत ज़्यादा से भी ज़्यादा बुरे हो आप। बोलते हुए मिश्का की आंखें नम हो जाती है। अधिराज मिश्का के करीब जा उसके सिर को चूमते हुए बोला, आइंदा से अपने लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कभी मत करना, वरना वाकई मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोल अधिराज मिश्का को अपने सीने से लगा लेता है। मिश्का अधिराज को पुश करते हुए बोला ना दूर रहिए, वरना सच में सिर तोड़ दूंगी। अधिराज बैग से उतर टेबल पर रखे फ्लावर पॉट को उठा मिश्का के तरफ बढ़ा देता है। मिश्का कभी पॉट को तो कभी अधिराज को नासमझी से देखती है। अधिराज उस पॉट लेने का इशारा करते हुए, लो, कर लो अपनी मुराद पूरी। कब से बस बोले जा रही हो सिर तोड़ दूंगी, सिर तोड़ दूंगी। लो, तोड़ कर खुशी मिले तो तोड़ लो मेरा सर। मिश्का बिना किसी एक्सप्रेशन अधिराज को घूरते हुए उसके हाथ से पॉट छीन उसे वापस टेबल पर रख देती है। अधिराज स्माइल कर आगे बढ़ा और मिश्का को एक झटके से दीवार से लगा उसके होठों पर अपने होंठ रख किस करने लगा। मिश्का अधिराज के इस एक्शन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। होश आते ही वो अधिराज को अपने दोनों हाथों से पूरा दम लगा धक्का देना शुरू कर देती है। अधिराज पर उसकी ताकत का कोई आधार नहीं होता, उल्टा किस करने में दिक्कत महसूस होते ही अधिराज मिश्का के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ उसके सिर के ऊपर दीवार से लगा बोलता है, शुश, तुम्हें पता है तुम यूं छोड़ कर आते वक्त मुझे कितना बुरा लगा था, इतने दिन तुमसे दूर रहने में कितनी तड़प महसूस हो रही थी। मिश्का अधिराज को घूरते हुए जोर जोर से सांसें लेते हुए बोली, छोड़िए मुझे राज, दूर रहिए मुझसे, आपको कोई हक नहीं। मिश्का हिम्मत कर अधिराज के आंखों में आंखें डाल बोल रही थी। दोनों इस वक्त एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। मिश्का की बात पूरी होने से पहले अधिराज उसके होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, ओम। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुझे जो हक चाहिए थे वो तुम दे चुकी। बोल अधिराज एक बार फिर मिश्का के तरफ झुकता है। अधिराज मिश्का के करीब जाते हुए बोला, बिना तुम्हारी इजाजत तुम्हारे करीब आने का हक। अपने नाक से उसके नाक को सहलाते हुए वो आगे बोला, बिना तुम्हारी इजाजत तुमसे प्यार करने का हक। अधिराज की हरकतें मिश्का को पिघला रही थीं। वो सारा गुस्सा भूल आंखें बंद कर अधिराज को महसूस करने लगी थी। फिर अचानक अधिराज मिश्का को छोड़ एक कदम दूर होता हुआ बोला, पर तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने का हक तो मैं खुद को भी नहीं दूंगा। मुझसे नाराज होने का पूरा हक है तुम्हें, बस मुझसे तुम्हें मानने का हक मत छीनाना। मिश्का अधिराज को धीरे से धक्का देते हुए, बस बातें करवा लो आपसे, आपकी इन चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली आज मैं। बोलते हुए मिश्का अधिराज से नजरें चुरा रही थी।
अधिराज थोड़ा झुककर मिश्का के नजरों से नजरें मिला बोला, ठीक है फिर, जैसा तुम चाहो। बातें कम काम ज्यादा, बोल अधिराज अपने होठों पर जिप लगाने की एक्टिंग करता है। अधिराज मिश्का से दूर हो रिसेप्शन पर कॉल कर 2 कॉफी ऑर्डर करता है। मिश्का को सोफे के तरफ बढ़ते देख अधिराज पहले ही जाकर सोफे पर बैठ जाता है। मिश्का उसे एक नज़र देख डाइनिंग टेबल से लगे चेयर के तरफ बढ़ जाती है। अधिराज तेज कदमों से चल मिश्का से पहले चेयर तक पहुंच मिश्का के बैठने के लिए चेयर पुल कर देता है। मिश्का कुछ बोलती इससे पहले डोर पर नॉक होता है। स्टाफ 2 कॉफी देकर चला जाता है। अधिराज कॉफी मग मिश्का के सामने कर देता है। मिश्का अधिराज को घूर कर एक नज़र देखती है। अधिराज मिश्का का रास्ता छोड़ देता है। मिश्का आगे बढ़ एक एप्पल उठा चाकू ढूंढ ही रही कि अधिराज दूसरा एप्पल उठा उसे मिश्का के लिए कट कर देता है। मिश्का इरिटेट होते हुए, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा आपका, दिखावा करना बंद कीजिए। इतना बोल मिश्का अधिराज के हाथ से चाकू छीन सेव कट करने लगती है। अधिराज हैरानी से अपनी आईब्रोज चढ़ाते हुए, दिखावा हाँ, बस इतना बोल अधिराज सब कुछ छोड़ सीधे बालकनी में चला जाता है। मिश्का बस उसे जाते देखती रह गई। अधिराज काफी देर से बालकनी में ही बैठा हुआ था, ना चाहते हुए भी रह कर मिश्का का ध्यान बालकनी के तरफ चला जा रहा था। गुजरते रात के साथ बाहर ठंड भी बढ़ती जा रही थी। कुछ ही देर में एक स्टाफ दोनों के लिए खाना लेकर रूम में आता है। मिश्का उससे खाने की ट्रॉली वहीं छोड़कर जाने को बोल देती है। स्टाफ के साथ आया कुक मिश्का से बोलता है, मैडम, कुछ जरूरी काम की वजह से सर ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, प्लीज वो खा ले तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। मिश्का स्माइल कर पल के झपका हाँ में सिर हिला देती है। दोनों स्टाफ वहां से चले जाते हैं। मिश्का एक नज़र खाने को देख बालकनी में बैठे अधिराज को देखती है, जो बार बार अपने सिर को पकड़ रहा था, जैसे उसके सिर में दर्द हो। मिश्का कबर्ड से शॉल निकल बालकनी के तरफ बढ़ जाती है। बालकनी में अधिराज सिर पकड़े बैठा था। मिश्का उसके शोल्डर पर शॉल डालते हुए बोली, यहाँ काफी ठंड है, अंदर चले आइए। अधिराज हाथ फैला मिश्का के लिए, शॉल खोल देता है, जैसे उसे अपने साथ शॉल के अंदर बुला रहा हो। मिश्का आंखें बंद कर एक गहरी सांस ले अधिराज के गोद में जाकर बैठ जाती है। अधिराज बड़े प्यार से उसे अपनी बाहों में समेट लेता है। मिश्का के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। कुछ देर यूं ही बैठे रहने के बाद मिश्का बोली, भूख लगी है, खाना रूम में रखा है। अधिराज बिना कुछ बोले मिश्का को गोद में उठा अंदर चला आता है। वो उसे सीधे डाइनिंग टेबल पर लाकर बिठा देता है और खुद फ्रेश होने चला जाता है। जल्दी ही अधिराज कपड़े चेंज कर शॉर्ट्स पहने बाहर आता है। खुले बदन वो बेहद अट्रैक्टिव दिख रहा होता है। मिश्का उसे घूरते हुए बोली, ये क्या हरकत है, मैं नाराज हूँ और आप मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। अधिराज मिश्का को नासमझी से देख दरवाजे के तरफ बढ़ने लगते हैं। उसे सिर्फ शॉर्ट्स पहने बाहर जाते देख मिश्का हड़बड़ाते हुए बोली, ऐसे कहाँ जा रहे हैं आप? अधिराज मिश्का से, तुम डिनर कर लो, मेरे सिर में थोड़ा दर्द है, स्विमिंग करके आता हूँ। मिश्का उठी और अधिराज का हाथ पकड़ उसे डाइनिंग टेबल पर बिठाते हुए बोली, भूखे पेट काम करोगे तो सिर दर्द होना ही है। अधिराज मिश्का को देख बोला, अच्छा, फिर तो तुमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, उसका क्या? मिश्का प्लेट में खाना निकलते हुए बोली, मेरी छोड़िए न, मेरी बात कुछ और है। अधिराज आईब्रोज चढ़ाते हुए बोला, अच्छा, क्यों तुम इंसान नहीं हो?
मिश्का इरिटेट हो बोली, हाँ हाँ, नहीं हूँ मैं इंसान, चुड़ैल हूँ मैं, और कुछ। अधिराज आंखें बड़ी बड़ी कर डरने की एक्टिंग करता हुआ बोला, तभी मैं सोचूं, आजकल मेरे खून पी कौन रहा है। मिश्का अधिराज को घूर कर देखती है। अधिराज नजरें चुरा मिश्का के तरफ एक बाइट बढ़ा देता है। मिश्का बिना नखरे किए खा लेती है, क्योंकि भूख तो उसे भी जोरों की लगी थी। दोनों जल्दी ही डिनर कर लेते हैं। अधिराज को एक बार फिर बाहर जाते देख मिश्का बोली, 1 मिनट, मुझे कुछ काम है, बस अभी आई। अधिराज उसे नासमझी से चेंजिंग रूम के तरफ जाता देखता रहता है। कुछ ही देर में मिश्का चेंज कर बाहर आती है। बिकिनी के ऊपर शर्ट डालते हुए वो चेंजिंग रूम से बाहर निकलती है। मिश्का को देख अधिराज का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अधिराज को अचानक से अपना गला सूखता हुआ सा महसूस होने लगता है। मिश्का उसके तरफ आते हुए बोली, अब चलो, मैं भी थोड़ी देर स्विमिंग कर लूंगी। अधिराज उसे हैरानी से दिखते हुए बोला, स्विमिंग? डिनर करने के बाद? क्या तुम्हें यहाँ का पूल पसंद नहीं आया? मिश्का नासमझी से, मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। अधिराज सिर पीटते हुए बोला, पूल में वॉमिटिंग करना है क्या जो डिनर के बाद स्विमिंग करने जा रही हो? मिश्का मुंह बनाते हुए बोली, अभी अभी आप भी तो डिनर करने के बाद जा रहे थे ना। अधिराज डोर लॉक करते हुए बोला, मैं डोर लॉक करने जा रहा था बटरफ्लाई। फिर वो मिश्का के करीब आ उसके कमर पर हाथ रख बोला, वैसे तुम चाहो तो हम रूम में ही बात ले सकते हैं। मैं तो सिर्फ सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा था, तुमने तो मुझे पूरी तरह सेड्यूस कर लिया। अब इस बात पर नाराज नहीं हो सकती तुम, क्योंकि गलती तुम्हारी है। बटरफ्लाई, तुम्हें अपने हस्बैंड के सामने ऐसे नहीं आना चाहिए था, बोल अधिराज मिश्का को अपने बेहद करीब कर धीरे से उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। मिश्का भी इस बार अधिराज का कोई विरोध नहीं करती, वो उसे खुद को किस करने देती है। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत नित्या और वंश को साथ लिए अपने पेंट हाउस पहुंचता है। पेंट हाउस के टेक केयर सुभाष काका विक्रांत को अनजान लड़की के साथ देख बोले, विकी बाबा आप इस वक्त। बोलते हुए काका नित्या और विक्रांत के गोद में चढ़े बच्चे को बार बार देख रहे थे। विक्रांत मुस्कुराते हुए सुभाष काका से बोला, ये बात आप मुझसे पूछ रहे या अपनी नई मैडम और छोटे बाबा से? सुभाष काका चौंकते हुए, जी बाबा ये सब कब? सुभाष काका हड़बड़ाते हुए बोले, आई नो, आपका ही घर है। मैं कौन होता हूँ? वो वंश को विक्रांत की गोद से लेते हुए बोली, लाई छोटे बाबा को मुझे दे दीजिए। उद्धरण चिन्ह। विक्रांत उन्हें हैरान देख बोला, आज ही? अब सारी बातें यहीं पूछ लेंगे या हमें अंदर भी बुलाएंगे? विक्रांत अंदर आते हुए बोला, हम खाना खाकर आए हैं काका, बस रूम साफ करवा दीजिए। काका बोले, सारे कमरे कल ही क्लीन करवाए हैं बाबा, आप अपने कमरे में जा सकते हैं। विक्रांत हाँ में सिर हिला वंश को काका की गोद से अपनी गोद में लिए रूम के तरफ बढ़ जाता है। नित्या वहीं हॉल में खड़ी रह जाती है। नित्या को अपने पीछे न आता देख विक्रांत बिना पलटे चलते हुए ही बोला, आपको इनविटेशन कार्ड नहीं देने वाला मिसेज खुराना, मेरे पीछे चले आइए। नित्या एक नज़र सुभाष काका को देखती है। काका नित्या को देख मुस्कुराते हुए शुभ रात्रि बोलते हैं। नित्या भी स्माइल कर उन्हें शुभ रात्रि बोल विक्रांत के पीछे चल देती है। विक्रांत रूम के अंदर आता है। नित्या भी उसके पीछे पीछे चली आती है। विक्रांत वंश को बेड पर बिठाते हुए बोलता है, ये मेरा कमरा है, आज रात आप और वंश यहाँ रेस्ट कीजिए, मैं बगल वाले कमरे में हूँ। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा।
बोल विक्रांत वहां से जाने लगता है। वंश विक्रांत की कलाई पकड़ उसे रोक लेता है। विक्रांत इशारे में वंश से पूछता है, क्या हुआ वंश? वंश मासूम सी शकल बना बड़े मासूमियत से बोला, डैड आपने बोला था हम सब साथ रहेंगे, फिर आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो? वंश की बात सुन विक्रांत नजरें उठा नित्या को देखता है। नित्या भी विक्रांत को ही देख रही थी। विक्रांत वंश को देख मुस्कुराते हुए बोला, डैड आपको छोड़कर नहीं जा रहे बेटा, बस बगल वाले रूम में सोने जा रहा हूँ। वंश विक्रांत का हाथ पकड़ बेड के तरफ खींचते हुए बोला, नहीं, आप हमारे साथ सो जाओ ना प्लीज। विक्रांत एक बार फिर नित्या के तरफ देखता है। नित्या हाँ में पलके झपका बोली, कोई बात नहीं, आप वंश के साथ बेड पर सो जाए, मैं यहीं सोफे पर हूँ। आज वो आपको कहीं नहीं जाने देगा, बोल नित्या पिलो उठा जाने लगती है। विक्रांत नित्या को रोकते हुए बोला, नित्या अगर आपको ठीक लगे तो आप बेड के दूसरे तरफ वंश के बगल में सो सकती हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विक्रांत के बोलते ही वंश भी नित्या को इंसिस्ट करते हुए बोला, हाँ मम्मा प्लीज सो जाओ ना। नित्या हाँ में सिर हिला बेड के कोने में बैठ जाती है। इधर माही तान्या से मिलकर वापस अपने घर जा रही थी। अपार्टमेंट के नीचे उसकी मुलाकात रुद्रांश से हो गई। रुद्रांश माही को देख उसे हाई करता है। दोनों कुछ देर बात करते हैं। रुद्रांश को माही से नित्या और विक्रांत के बारे में पता चलता है। रुद्रांश जानता था इन दिनों तान्या की सबसे ज्यादा नित्या और माही से बनती थी। माही बातों बातों में रुद्रांश को छेड़ते हुए बोली, खुश तो आप बहुत होंगे, है ना? तान्या की सगाई पोस्टपोन्ड जो हो गई। रुद्रांश फीकी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला, जी नहीं, दुखी हूँ कि उनकी सगाई कैंसल नहीं हुई। दोनों मुस्कुरा देते हैं। माही रुद्रांश को गुड नाइट बोल जाने लगती है। अचानक रुद्रांश को जैसे कुछ याद आता है, वो पलटकर माही को आवाज लगा रोक लेता है। माही भी उसे यूं आवाज लगाते देख घबरा कर रुक जाती है। माही अपनी जगह पर खड़ी रुद्रांश को नासमझी से देखने लगती है। रुद्रांश माही के सामने घुटनों के बाल बैठते हुए बोला, माही मुझे आपकी मदद चाहिए, प्लीज ना मत बोलिएगा। माही कुछ बोलती इससे पहले पीछे से तान्या की आवाज आई, क्या मैं जान सकती हूँ मेरी फ्रेंड के साथ यहाँ क्या हो रहा है? तान्या की आवाज सुन रुद्रांश शॉक्ड हो गया। उसे समझ नहीं आता अब वो बोले तो क्या बोले। खुद को संभाल। रुद्रांश चेहरे पर स्माइल लिए उठा और एटीट्यूड भरे लहजे में बोला, एक्सक्यूज मी, आपको नहीं पता कोई लड़का किसी लड़की के सामने घुटनों के बल बैठकर क्या करता है? तान्या कभी हैरान खड़ी माही को देखती तो कभी मुस्कुरा रहे रुद्रांश को। रुद्रांश माही के साइड में खड़े हो मुस्कुराते हुए बोला, ऑफ कोर्स मैं माही को प्रपोज कर रहा था। तान्या हड़बड़ाते हुए बोली, नो वे, ये मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तान्या चलती हुई रुद्रांश के पास आई और माही का हाथ थम उसे अपने साइड लेते हुए बोली, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती ना? एक गर्लफ्रेंड तो संभलती नहीं, दूसरी बनाने चले हैं। इतना बोल तान्या माही को अपने साथ लेकर बाहर चली जाती है। चलते हुए माही पलटकर रुद्रांश को देखती है। रुद्रांश अपने कान पकड़ इशारे से माही को सॉरी बोलता है। माही भी पलके झपका मुस्कुरा देती है। दोनों के जाते ही रुद्रांश के दिमाग में एक बात घूमती है, आखिर तान्या इतनी रात में जा कहाँ रही थी? वो भी ऐसे रेडी होकर जैसे किसी पार्टी में जा रही हो। चलते हुए माही पलटकर रुद्रांश को देखती है। रुद्रांश दिशा को कॉल कर कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है, साथ ही वो माही को भी कुछ मैसेज सेंड करता है।
जिसके बाद वो एक अनजान नंबर से स्मिता जी को कॉल करता है। स्मिता जी की कॉल उठते ही रुद्रांश बोलना शुरू करता है, आपकी बेटी तान्या खतरे में है। होटल होस्ट, रूम नंबर 303। उसकी भलाई चाहती हैं तो बिना किसी को बताए जाकर उसे बचा लीजिए, बस इतना बोल रुद्रांश कॉल कट कर देता है। वहीं स्मिता जी घबराते हुए बार बार हेलो हेलो बोले जा रही थी। इधर रुद्रांश बालों में होंठ फेर थोड़ा टेंस हो खुद से बोला, बस जो सोचा है वो हो जाए। एक तीर से कई निशाने लगा तो रहा हूँ, बस सारे सही निशाने पर लग जाएं। खुद से बातें करते हुए रुद्रांश कार में बैठ होटल होस्ट के तरफ निकल जाता है। इधर पेंट हाउस में विक्रांत को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो खुली हवा लेने बालकनी में चला जाता है। उसे बालकनी में गए काफी देर हो चुका था। नित्या जो बस आंखें बंद किए लेटी हुई थी। विक्रांत को काफी देर से वापस रूम में न आता देख वो उठकर उसे देखने चली जाती है। उसे विक्रांत की फिक्र थी, क्योंकि विक्रांत अभी पूरी तरह ठीक नहीं था। विक्रांत बालकनी में लगे सोफे पर बैठा खुला आसमान को देख रहा था। नित्या उसे कुछ देर यूं ही देखते रहने के बाद बोली, आपको नींद नहीं आ रही या कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे बता सकते हैं। विक्रांत पलटा और नित्या को देख अपने दोनों हाथ आपस में फोल्ड कर मुस्कुराते हुए बोला, मेरी छोड़िए, अपनी बताए। आपको नींद नहीं आ रही? नींद नहीं आने की वजह में तो नहीं ना? नित्या हड़बड़ाते हुए बोली, नो नो, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही आपसे पूछने चली आई। कहीं आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? बोल नित्या वापस रूम में जाने लगती है। विक्रांत उसे जाते देख बोला, हॉस्पिटल की आदत सी लग गई है, कुछ दिन लगेंगे आदत बदलने में। नित्या पलटी और चेहरे पर स्माइल लिए बोली, दिमाग शांत रखकर सोने की कोशिश कीजिए, नींद आ जाएगी। विक्रांत बोला, मतलब आपका दिमाग शांत नहीं है? नित्या बिना किसी एक्सप्रेशन के विक्रांत को देखती है। विक्रांत नित्या के पास बोला, एक बात पूछूं नित्या? नित्या धीरे से हाँ में सिर हिला देती है। विक्रांत नित्या की आंखों में देखते हुए बोला, क्या आपकी लाइफ में कोई और है, या ऐसा कोई जिसे आप पसंद करती हूँ? नित्या ध्यान से विक्रांत के दोनों आंखों को देख रही थी, जैसे उसके सवाल के पीछे छुपे मतलब को समझने की कोशिश कर रही हो। नित्या भी विक्रांत के सवालों का सीधा जवाब देती है, नहीं, ऐसा कोई भी नहीं जिसे मैं पसंद करी हूँ। हाँ, पर बहुत जल्द मैं डॉक्टर गौरव से शादी करने वाली थी। वंश को डैड की जरूरत थी, वहीं गौरव को बस अपने डेली जरूरतों के लिए वाइफ चाहिए थी। विक्रांत अपने गुस्से को दबा दांत पीसते हुए बोला, अच्छा, डेली जरूरतों? हाँ, क्या मैं जान सकता हूँ क्या थी उसकी डेली जरूरतें? जो वो नित्या विक्रांत के बाजू पर हाथ रखते हुए बोली, आप गलत समझ रहे हैं, उन्हें सिर्फ एक वाइफ चाहिए थी जिसे वो अपनी फैमिली के सामने प्रेजेंट कर सकें। हम लीगली शादी नहीं करने वाले थे। विक्रांत एक नज़र अपने बाजू पर रखे नित्या के हाथ को देखता है। नित्या झट से अपने हाथ पीछे ले लेती है। विक्रांत आगे बढ़ धीरे से नित्या के सिर को अपने होठों से छूते हुए बोला, मैं किसी को पसंद करता था, बेशक वो मुझे पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसे कभी पता ही नहीं चला कि मैं उसे पसंद करता हूँ। अब उसकी शादी हो चुकी है और वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है। मैं बहुत लकी हूँ कि आप मुझे वापस मिल गईं, साथ ही ये उम्मीद भी है कि अब आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी। नित्या शर्म से नजरें झुका विक्रांत की बातें सुन रही थी। नित्या विक्रांत से नजरें चुराते हुए ही बोली, मुझे नहीं पता,
आप कब और क्यों मुझ पर इतना भरोसा करने लगे? पर वादा करती हूँ, इस रिश्ते को ईमानदारी और शिद्दत से निभाने की पूरी कोशिश करूंगी। विक्रांत आगे बढ़ नित्या और अपने बीच थोड़ी दूरी बनाए हुए ही नित्या को हग कर बोला, मैं एक अच्छा पिता बनने के साथ साथ एक अच्छा पति बनने की भी पूरी कोशिश करूंगा। नित्या बस मुस्कुरा देती है। कुछ देर बातें करने के बाद दोनों रूम में चले जाते हैं। इधर फ्रांस में मिश्का अधिराज के पैशन को संभालने में असमर्थ थी। अधिराज मिश्का को बहुत ही पैशनेटली किस करे जा रहा था। उसके हाथ मिश्का के शर्ट के अंदर थे, जो लगातार उसकी बॉडी पर चल रहे थे। मिश्का की सांसों और धड़कनों को अनियमित करने के लिए अधिराज का इतना करना ही काफी था। मिश्का के होठों को छोड़ अधिराज अब उसके नेक, शोल्डर और चेस्ट पर किस कर रहा था। वहीं मिश्का के हाथ लगातार अधिराज के बालों और कंधों को सहला रहे थे। अधिराज मिश्का को एक झटके से ऊपर खींचता है और उसके पैरों को अपने कमर पर लपेट लेता है। दोनों की नज़दीकियां अब मिश्का के बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी, इसलिए वो बार बार अधिराज का नाम लेते हुए अधिराज को पुश करती है। अधिराज मिश्का के चेहरे को पकड़ उसकी आंखों में देख प्यार भरे नशे में बोला, सेच बोला था ना बटरफ्लाई, नेक्स्ट टाइम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, याद है ना, फर्स्ट टाइम छोड़ दिया था। मिश्का सांसों को काबू कर खुद को बचाने की एक आखिरी कोशिश करते हुए बोली, आप भूल रहे पर मैं अब भी नाराज हूँ आपसे। अधिराज चेहरे पर शरारती स्माइल लिए बोला, ये रूठने मानने वाला गेम हम इस गेम के बाद खेलेंगे, पहले ये गेम खत्म कर लेते हैं। ट्रस्ट मी, खेलते खेलते तुम भी इस गेम को एंजॉय करने लगोगी, बोल अधिराज मुस्कुरा देता है। मिश्का अधिराज को हैरानी से देखते हुए बोली, छी, मुझे लगा था आप काफी अच्छे इंसान हैं, पर आप तो बड़े ही बेशर्म हो। अधिराज मिश्का को गोद में उठा बाथरूम के तरफ बढ़ते हुए बोला, डोंट वरी, ये बेशर्मी मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ करूंगा। बोलते हुए अधिराज मिश्का को बाथरूम में शावर के नीचे लाकर खड़ा कर देता है। मिश्का अधिराज से बातों में कैसे हरा सकती है? वो बिना सोचे समझे बोल पड़ी, क्यों नहीं कर सकते, मैं ही एक लड़की थोड़ी हूँ पूरी दुनिया में। अधिराज मिश्का की बेवकूफ़ी भरी बातें सुन मुंह बना उसे एक नज़र देख शावर ऑन कर बोलता है, थोड़ा दिमाग ठंडा करो, शायद सही से काम करने लगे। पानी की बूंदें पड़ते ही मिश्का उछलकर अधिराज से चिपक गई। अधिराज मिश्का के तरफ कदम बढ़ाते हुए उसे दीवार से लगा देता है। दोनों पानी में लगभग पूरी तरह भीग चुके थे। अधिराज मिश्का के तरफ झुक उसके गले में अपने हाथ फेर धीरे से उसके कान में बोला, पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जो मेरी जिंदगी में तुम्हारी कमी पूरी कर सके। न ही कोई ऐसा है जिसे मैं तुम्हारी तरह प्यार कर सकूं। बोल अधिराज मिश्का के ईयर लॉब को अपने होठों के बीच दबा लेता है। मिश्का के पूरे बदन में कर्ज की लहर सी दौड़ उठती है। मिश्का बेचैनी में हाथ बढ़ा अधिराज के शोल्डर पर अपने नाखून चुभा देती है। मिश्का पानी और अधिराज के प्यार में पूरी तरह भीग चुकी थी। दोनों शावर के नीचे और बाथटब में अपने प्यार को अंजाम देते हैं। मिश्का पूरी तरह थक चुकी थी, वहीं अधिराज का हाल भी कुछ ऐसा ही था। मिश्का से पहले अधिराज के लाइफ में दूसरी कोई लड़की नहीं थी जिसके साथ वो इतने आगे तक बढ़ा हो। अधिराज के लिए भी ये सब उतना ही नया था जितना मिश्का के लिए था, इसलिए दोनों के लिए ही बाथरूम काफी अनकंफर्टेबल जगह थी। अधिराज कमर पर टॉवल लपेट मिश्का को बाथरोब से कवर कर बेड पर लेकर चला आता है।
मिश्का को ब्लैंकेट से कवर कर अधिराज खुद भी ब्लैंकेट के अंदर चला आता है। अधिराज की हरकत देख मिश्का घबराते हुए दबी आवाज में बोली, राज अब बस, मुझमें बिल्कुल हिम्मत नहीं बची है। अधिराज उसे बाहों में भरते हुए बोला, इंडिया जाते ही मेरे साथ हर सुबह जिम चलोगी तुम, स्टेमिना काफी लो है तुम्हारा। मिश्का बातों में कहाँ हारने वाली थी, वो अधिराज की बातों को दबा बढ़ चढ़ बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है समझे, मेरा स्टेमिना बिल्कुल सही है, आपका ही कुछ ज्यादा हो रखा है। अधिराज आईब्रो चढ़ाए बस मिश्का को देखे जा रहा था। मिश्का उसे नासमझी से देखती है। अधिराज आंखें छोटी कर बोलता है, अभी अभी कोई काफी थका सा महसूस कर रहा था, एनर्जी आ गई हो तो कंटिन्यू करें। मिश्का एक पल अधिराज को देख जल्दी से वापस उसके सीने से लग सो जाती है। अधिराज उसकी हरकत देख मुस्कुरा देता है। इधर होटल होस्ट में तान्या नमन से मिलने होटल होस्ट पहुंचती है। नमन तान्या को अपने साथ डिनर करने बुलाता है। वहीं माही रुद्रांश के कहने पर उससे मिलने होटल होस्ट आती है। रुद्रांश को माही की हेल्प चाहिए थी, ये बात माही समझ चुकी थी। माही के साथ क्या होने वाला था, इस बात से अनजान रुद्रांश के बताए रूम के तरफ माही बढ़ जाती है। तान्या कॉरिडोर से गुजर रही थी जब अचानक एक होटल स्टाफ हड़बड़ाते हुए उसे आवाज देता है, एक्सक्यूज मी डॉक्टर तान्या, प्लीज आप मेरे साथ आइए मैम। तान्या स्टाफ को इतना घबराए देख बोली, आप इतना घबराए हुए क्यों हो? स्टाफ बोला, बाहर एक एक्सीडेंट हुआ है, मॉर्निंग शिफ्ट की मेडिकल टीम निकल चुकी है और नाइट शिफ्ट की अब तक आई नहीं। रिसेप्शन पर आपके बारे में पता चला, प्लीज जल्दी चलिए मैम। तान्या भी बिना ज्यादा सोचे स्टाफ के साथ चली जाती है। स्टाफ तान्या को कैफेटेरिया खाने की जगह पर लेकर जाता है। वहां पहले से ही कुछ लोगों की भीड़ मौजूद थी। तान्या भीड़ हटा चोट लगे इंसान को देखती है और बस दंग रह जाती है। सामने एक बार फिर रुद्रांश बैठा था, जिसके हाथ और सिर पर चोट आई थी। तान्या रुद्रांश को खून से लथपथ देख घबराते हुए स्टाफ से बोली, जल्दी जल्दी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आइए। वहीं रुद्रांश स्टाफ को देख इशारे में कुछ बोलता है। स्टाफ हाँ में सिर हिला वहां से चला जाता है। इधर माही रुद्रांश के बताए रूम नंबर 303 में चली जाती है। रूम में काफी अंधेरा था। ये देख माही रूम के अंदर आ स्विच ढूंढने लगती है। अचानक कोई उसे पीछे से पकड़ उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। माही पहले भी ऐसे सिचुएशन से गुजर चुकी थी, ऐसे में एक बार फिर वही महसूस कर वो पूरी तरह डर गई। माही लड़के के हाथों से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे। रुद्रांश आप कर क्या रहे हो? रुद्रांश नाम सुन लड़का अचानक से रुकते हुए बोला, मुझे पहले से ही इस बात का एहसास था कि तुम कहीं न कहीं उस चालबाज इंसान को पसंद करती हो। आज अपने मुंह से उसका नाम लेकर तुमने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। माही लड़के की आवाज और बातें सुन समझ चुकी थी कि ये रुद्रांश तो बिल्कुल नहीं है। माही कांपते हुए बोली, कौन हो तुम? देखो तुम जो भी हो। माही की बात पूरी होने से पहले लड़का उसके गले और कान पर अपने नाक सहलाते हुए बोला, जो भी हूँ मतलब तुम्हारा होने वाला पति हूँ मैं। खैर ये सब छोड़ो, लेट्स एंजॉय द नाइट। माही पूरी ताकत लगा अपने हिल्स लड़के के पैरों पर मार उसे दूर होते हुए चिल्लाई, देखो तुम जो भी हो तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। शायद मैं गलत रूम में आ गई हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। नशे में चूर नमन को माही की बात कहाँ समझ आने वाली थी।
चोट लगने की वजह से तिलमिलाया हुआ नमन एक बार फिर माही के करीब गया और गुस्से में उसे पूरे फोर्स से बेड पर धक्का दे दिया। माही एक जोरदार झटके के साथ बेड पर जा गिरी, उसका बैग अंधेरे में कहीं और ही जा गिरा था। इधर रुद्रांश काफी टेंशन में था, क्योंकि अब तक स्मिता जी का कोई पता नहीं था। उसे डर था कि कहीं वो जो करने की सोच रहा है वो माही पर उल्टा न असर कर जाए। तान्या रुद्रांश के सिर पर फर्स्ट एड करते हुए बोली, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, और इतनी क्या हड़बड़ी रहती है तुम्हें, जो हर बार सिर फोड़े बैठे रहते हो, और इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे थे? एक मिनट, कहीं तुम मेरा पीछा। रुद्रांश खुद को कॉन्फिडेंस करता हुआ बोला, ओ प्लीज, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, फॉरेन से क्लाइंट्स आए हुए थे। मैं बस उनसे डील फाइनल करने आया था, सुबह उनकी फ्लाइट है, वो वापस चले जाते, तो बस इसलिए नाइट में आना पड़ा। वैसे आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? तान्या नजरें उठा रुद्रांश को देखती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रुद्रांश को नमन के बारे में बताए या न बताए। रुद्रांश चेहरे पर हल्की स्माइल लिए बोला, ओ आई गेस आप जरूर अपने होने वाले हस्बैंड से मिलने आई होंगी। वैसे तो हाई सोसाइटी में चलता है, पर शादी से पहले रातों में मिलना अच्छी बात नहीं, डॉक्टर। तान्या आंखें बंद कर गहरी सांस ले नजरें नीचे कर बोली, तुम मुझे गलत समझ रहे हो रुद्र, मैं बस यहाँ नमन के कहने पर उसके साथ डिनर करने आई थी। उद्धरण चिन्ह। रुद्रांश तान्या से नजरें हटा बोला, अच्छा, कहीं वो आपको ही अपना डिनर बना ले तो क्या करेगी आप? ये सुन तान्या झट से नजरें उठा रुद्रांश को देखती है। रुद्रांश तान्या को देख खुद को नॉर्मल दिखाता हुआ बोला, ओ सॉरी, मुझे पता होना चाहिए, नमन तो आपके फैमिली फ्रेंड का बेटा है, वो भला ऐसा क्यों ही करेगा? फिर आप तो अपने घर पर बता कर ही नमन से मिलने आई होंगी, है ना? रुद्रांश की बातें सुन तान्या बिल्कुल ब्लैक हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। रुद्रांश की कुछ बातें उसे थोड़ी अजीब तो वहीं कुछ बातें सही भी लग रही थी। उसे अपने घर पर बताकर नमन से मिलने आना चाहिए था। तान्या अपने सोचने घूम थी कि रुद्रांश एक बार फिर बोला, वैसे थैंक यू, हाँ, आपने मेरे लिए अपना कीमती वक्त जाया किया, अब मैं चलता हूँ। आप भी जाइए, नमन आपका वेट कर रहा होगा, एंड आई मस्ट से उसे काफी भूख भी लगी होगी, बोल रुद्रांश स्माइल कर वहां से चला जाता है। कुछ दूर नॉर्मली चलते रहने के बाद वो भागना शुरू करता है। वो भाग कर एक रूम में जाता है जहां पहले से ही दिशा विशाल और उसके कुछ ग्रुप मेंबर होटल स्टाफ ड्रेस पहने मौजूद थे। रुद्रांश हड़बड़ाते हुए बोला, गाइज, मुझे नहीं लगता मिसेज स्मिता टाइम पर पहुंच पाएंगे, हमें माही के पास चलना चाहिए। बोल रुद्रांश रूम से निकलने वाला ही था कि दिशा बोली, सर रुकिए, स्मिता मैम नमन के रूम में बस पहुंचने ही वाली हैं, प्रॉब्लम स्मिता मैम नहीं, तान्या मैम हैं, क्योंकि वो भी उसी रूम के तरफ जा रही, कहीं दोनों साथ ही उस रूम में ना पहुंच जाएं। रुद्रांश चौंकते हुए, क्या? नो नो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, मैं अभी तान्या को रोकता हूँ, बोल रुद्रांश एक बार फिर भागते हुए तान्या के पास पहुंचता है। तान्या रूम के कॉरिडोर की तरफ घूमने ही वाली थी कि रुद्रांश उसे बाजू से पकड़ अपने तरफ पीछे खींच लेता है। तान्या ऑलमोस्ट गिरने वाली थी। रुद्रांश तान्या को पकड़ अपने करीब खींच लेता है। तान्या रुद्रांश से जा टकराती है। तान्या खुद को संभाल रुद्रांश से बोली, रुद्र, ये क्या हरकत है, तुम इतनी हड़बड़ी में? इससे पहले कि तान्या आगे कुछ और बोलती, रुद्रांश उसके होठों पर अपने होंठ रख उसके होठों को सील देता है।
तान्या के लिए ये काफी अलग सा एहसास था। पहले तो वो आंखें बड़ी कर रुद्रांश को देखती रह गई, फिर उसकी आंखें रुद्रांश के होठों के अपने होठों पर चलने का एहसास पाते ही बंद हो गई। रुद्रांश धीरे से तान्या के होठों को छोड़ पीछे हुआ। उसके कानों में स्मिता जी की आवाज गूंजी, जो कि अगले कॉरिडोर और उसके कान में लगे ब्लूटूथ से आ रही थी। रुद्रांश नहीं चाहता था कि तान्या को उसकी मॉम की आवाज सुनाई दे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो स्मिता जी की आवाज सुन रूम के तरफ चली जाएगी। तान्या ब्लैंक सी खड़ी नजरें झुक इधर उधर देख रही थी। रुद्रांश तान्या का हाथ पकड़ उसे सामने वाले रूम के अंदर ले जाता है। रूम लॉक कर वो तान्या के पास आता हुआ बोला, आई एम सो सॉरी, वो मैं बिना पूछे। यकीन मानो मुझे ये मोहब्बत की बीमारी ना होती, अगर आप इतनी प्यारी ना होती। तान्या रुद्रांश की बातें सुन हल्के से स्माइल कर देती है। रुद्रांश अपनी हंसी कंट्रोल कर आगे बोला, अब आप ही सोचो ना, प्यारा सा दिल, मासूम सा चेहरा, मीठी सी स्माइल, ये सब है मेरे पास। फिर भी न जाने क्यों आपकी नज़र इन पर नहीं जाती। तान्या हैरानी से रुद्रांश को देख मुस्कुराने लगती है। रुद्रांश तान्या को देख बोला, यूं ही दिल से मुस्कुराते रहा कीजिए। उदासी और नकली हंसी आपके चेहरे पर सूट नहीं करती। हर चीज को चाहने की एक हद होती है तान्या, बस एक आप ही हो जिसे बेहद चाहा है मैंने। तान्या को कुछ समझ नहीं आता वो क्या बोले। उसके हालात मजबूरियों की भेड़ियों से बंधे न होते तो वो आज खुलकर अपने दिल की बात रुद्रांश से कह देती। उसका दिल चीख चीख कर रुद्रांश से कहना चाहता था कि वो भी उससे प्यार करती है। ये कब और कैसे हुआ ये तो वो खुद भी नहीं जानती, पर हाँ ये सच था कि तान्या भी रुद्रांश से प्यार करने लगी थी। अपने एहसासों के सामने हार मान तान्या आगे बढ़ अपने पंजों पर खड़ी हो रुद्रांश के होठों पर अपने होंठ रख उसे किस करती है। अपने एहसासों के सामने हार मान तान्या आगे बढ़ अपने पंजों पर खड़ी हो रुद्रांश के होठों पर अपने होंठ रख उसे किस करती है। तान्या का ऐसा करना रुद्रांश को चौंका देता है। रुद्रांश कुछ समझ पाता उससे पहले ही तान्या पीछे हट नजरें चुरा बोलती है, सॉरी वो मैं गलती से। एक गलती तो मेरी भी माफ होनी चाहिए। रुद्रांश होश में आ अपने होठों को हल्के से छूते हुए बोला, गलती? एक क्या, ऐसी हजारों लाखों गलतियां माफ हैं। मैं तो कहता हूँ ऐसी गलती हर रोज किया कीजिए। तान्या अपने जज्बातों को संभाल रुद्रांश से नजरें चुराते हुए बोली, मुझे चलना चाहिए, नमन वेट कर रहे होंगे। बोल तान्या पलटकर जाने लगती है। रुद्रांश उसे जाता देख बोलता है, मैं नहीं जानता क्या है जो आपको अंदर से बंधे हुए है। हाँ लेकिन आपकी फिक्र में अपने लिए प्यार महसूस कर सकता हूँ। तान्या एक पल रुक रुद्रांश की बातें सुन वहां से चली जाती है। इधर स्मिता जी बेधड़क कुछ गार्ड्स को साथ लिए नमन के रूम में घुस जाती हैं। कमरे में अंधेरा था, अंधेरे में माही आवाज सुन स्मिता जी डर जाती हैं। गार्ड्स जल्दी ही रूम की लाइट्स ऑन कर देते हैं। लाइट्स ऑन होते ही नमन नशे में धुत पलट कर बोला, ए कौन है बे, जिसे देखो बेशर्मों की तरह कमरे में घुसा चला आ रहा है। उसके इतना बोलते कि स्मिता जी उसके चेहरे पर खींचकर थप्पड़ लगा देती हैं। वहीं नमन के दूर जाते ही माही डर से खुद को ब्लैंकेट से कवर कर बेड के कोने में जाकर बैठ जाती है। माही फिलहाल बिल्कुल ठीक थी। नमन ने अब तक अपनी हदें पार नहीं की थी। माही डर की वजह से कांपते हुए बस रोए जा रही थी। उसका डर आज एक बार फिर उस पर हावी हो चुका था। स्मिता जी साथ आए गार्ड्स से बोली, ले जाकर इसे गाड़ी में डालो, बाद में देखती हूँ इसका क्या करना है।
गाइस नमन के तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं स्मिता जी माही के पास जा उसके बालों को सहलाते हुए बोली, तुम ठीक हो बेटा? माही झट से स्मिता जी के साइन से लग रोते हुए बोली, थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। आज अगर आप टाइम पर नहीं आती तो। बोलते ही उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी, उसकी बॉडी कांप रही थी। स्मिता जी माही को शांत करते हुए बोली, सेठ, मैं आ गई न, अब डरने की जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ। बोल स्मिता जी माही को साथ लेकर जाने लगती है। माही कुछ दूर चलते ही बेहोश होकर गिर जाती है। स्मिता जी उसे संभालने की कोशिश करती है पर माही को संभालना उनके बस की बात नहीं थी। गार्ड्स से बोलकर वो माही को सेफली अपनी कार में बिठवा देती हैं। कार में बैठ स्मिता जी गाइस और ड्राइवर से बोलती हैं, दोनों गाड़ियों को रत्नागिरी वाले कॉटेज लेकर चलो, रात काफी हो चुकी थी। माही अब तक घर नहीं पहुंची ये जानने के बाद मिस्टर कपूर थोड़े परेशान हो गए। कुछ देर इंतजार और कई बार माही का फोन ट्राई करने के बाद मिस्टर कपूर हार मान आहान को कॉल करते हैं। आहान के फोन उठाते ही मिस्टर कपूर हड़बड़ाते हुए बोले, आहान। आहान, माही अब तक घर नहीं आई बेटा। आहान भी उनकी परेशानी भरी आवाज सुन थोड़ा सहम गया। फिर भी वो मिस्टर कपूर से नॉर्मली बोला, डैड, रिलैक्स, वो आ जाएगी। वैसे जाने से पहले उसने आपको बताएगा था वो कहाँ जा रही है। मिस्टर कपूर बोले, हाँ बेटा, बोला था अपनी किसी फ्रेंड तान्या से मिलने उसके अपार्टमेंट जा रही है। आहान रिलैक्स होता हुआ बोला, ओह अच्छा, तान्या से मिलने, फिर ठीक है, आप रिलैक्स होकर सो जाए, मैं पता करता हूँ। रात काफी हो गई है, शायद वो तान्या के साथ उसके घर पर ही रुक गई होगी। घबराए मत डैड, तान्या मिस्टर आर्यन की छोटी बहन है, माही वहाँ सेफ होगी। मिस्टर कपूर आहान से बात करने के बाद काफी रिलैक्स हो जाते हैं। वहीं आहान जरूर थोड़ा परेशान हो चुका था क्योंकि माही का फोन बंद आ रहा था। तान्या रूम के तरफ जाती है। इस वक्त रूम के बाहर स्टाफ की भीड़ देख तान्या के कदम स्लो हो गए। वहीं उसके पीछे आ रहा रुद्रांश लगभग सारी सिचुएशन समझ रहा था। रुद्रांश चेहरे पर मास्क लगा रूम से कुछ दूरी पर खड़ा हो गया। तान्या रूम के बाहर खड़े स्टाफ से पूछती है, एक्सक्यूज मी, ये रूम मिस्टर नमन समरवाल के नाम से बुक था है ना? स्टाफ बोला, यस मैम, पर मिस्टर समरवाल किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करते हुए पाए गए। लड़की के फैमिली से कुछ लोग आए और उन्हें अपने साथ पकड़ कर ले गए। तान्या चौंकते हुए, क्या? अचानक ही तान्या को रुद्रांश की बात याद आ गई। तान्या देर न करते हुए तुरंत ही वहां से निकल गई। वहीं रुद्रांश दिशा के पास पहुंची। दिशा माही के बैग से फोन निकाल रुद्रांश को देते हुए बोली, मिस्टर कपूर और आहान सर के काफी सारे मिस्ड कॉल हैं। रुद्रांश माही के फोन से आहान और मिस्टर कपूर को टेक्स्ट करता है, फोन की बैटरी लो है। रात काफी हो गई थी, इसलिए मैं तान्या के साथ उसके घर पर ही रुक गई हूँ। दिशा रुद्रांश को टेक्स्ट लिखते देख बोली, सर आपको नहीं लगता हम इस मैटर में फंसते ही चले जा रहे हैं? कहीं ऐसा न हो हम किसी को हट कर दें। रुद्रांश दिशा को देखा बोला, इस बात के डर मुझे भी है दिशा, पर रिस्क लेना जरूरी है। एक बार सारी बातें सामने आ जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल तुम यहाँ संभालो, मैं निकलता हूँ। दिशा हमें सिर हिला देती है। कॉरिडोर से गुजरते हुए एक बार फिर उसकी मुलाकात रुद्रांश से हो जाती है। रुद्रांश चेहरे पर मास्क लगा बाहर की तरफ जा रहा होता है। तान्या उसे आवाज देते हैं, रुद्र।
रुद्रांश पलटकर देखता है तो सामने तान्या खड़ी थी। रुद्रांश एक नज़र इधर उधर देख तान्या का हाथ पकड़ उसे अपने साथ पार्किंग में ले जाता है। पार्किंग में पहुंचते ही तान्या रुद्रांश से हाथ छुड़ा बोली, ऐसे मास्क लगाकर क्यों घूम रहे हो? और इतनी जल्दी में वहां से क्यों निकले? आगे की स्टोरी जानने के लिए सुनते रहे सस्पेंस और ड्रामे से भरी अधिराज और मिश्का की ये प्यारी सी लव स्टोरी। कमेंट कर स्टोरी पर अपनी राय जरूर दें। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।